16-17 दिसंबर 2012 की वो रात जिसने पूरे देश में तूफान ला दिया था। ये शायद देश की पहली ऐसी घटना थी जिसमें लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे थे और उस भीड़ को कोई लीड नहीं कर रहा था। वो खुद से सड़कों पर उतरे थे और एक लड़की के लिए उतरे थे जिसके साथ एक ऐसी दरिंदगी की गई थी जिसको बताया नहीं जा सकता। एक तरफ लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो रही थी। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के पास इस बात का चैलेंज था कि उन अपराधियों तक जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उस लड़की को इंसाफ दिलाया जाए। आज हमारे साथ स्पेशल सीपी छाया शर्मा हैं, जो उस समय डीसीपी साउथ डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी जब ये घटना हुई। मैम, आज हम 2024 में हैं। 2012 की वो घटना आपको अभी भी याद है? एक्चुअली बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि वो एक ऐसी घटना थी जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत करी। और हम उस वक़्त तो नहीं सोच पाते थे, लेकिन बाद में हमें लगा कि सब ने उसको इतना इम्पोर्टेंस दी, सब ने उसके बारे में इतना सोचा विचारा, और जो हमारा एफर्ट था वो फॉर्चुनेटली सही डायरेक्शन में गया। बट उस वक़्त डेफिनेटली हम भी मतलब उस तरह के जघन्य अपराध को देखकर एक तरह से हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से याद है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब ये घटना हुई 16-17 दिसंबर की रात को शायद घटना हुई थी, जी। तो आपका रिएक्शन क्या था पहला? कि मतलब, क्योंकि आप इतने सालों से पुलिस में, ऑब्वियसली आप क्राइम देखती आ रही हैं, तो इसके बारे में सुन के आपको क्या लगा एकदम से? तो जो पहली इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है यूजुअली वो पीसीआर की जो कॉल होती है, वो बता कि उसका एक सूक्ष्म वो हमें सब समझाया जाता है या बताया जाता है। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली करीब 2:10 पर, जब मेरे ऑपरेटर ने मुझे कॉल किया। तो उसने बोला जी पीसीआर कॉल है जिसमें एक लड़का लड़की नग्न अवस्था में सड़क के किनारे पड़े मिले हैं। तो मतलब इस कॉल से कुछ भी आप जज नहीं कर सकते कि लड़की को कितनी इंजरी है या उनके साथ क्या हुआ है या वाई दे आर लाइंग ऑन द स्ट्रीट। तो बट फिर भी हमें ये समझना पड़ता है कि भाई अगर लड़की इन्वॉल्व है और अगर वो इस तरीके से रात के 2 बजे कॉल में आ रही है तो एक बार जाके देख लेना ज़रूरी होता है। तो मैंने हमेशा से अपने स्टाफ को ये फ्रीडम दी थी कि भाई आप मुझे रात में डिस्टर्ब कर सकते हैं, स्पेशली जब वल्नरेबल सेक्शन और सोसाइटी हो, कोई बूढ़े के बारे में हो या किसी बच्चे के बारे में हो या किसी लेडी के बारे में हो या एनी अदर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मुझे कॉल करो, मैं डिसाइड करूँगी कि मैंने जाना है नहीं जाना है या जाके भी कितनी देर तक वेट करना है। तो दैट वाज अ गुड कॉल। और वो पहले की प्रैक्टिस की वजह से उन्होंने मुझे कॉल किया और मैं 2:30 बजे तक सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंच गई थी। तो जो वहाँ पे मैंने सुना और देखा उसके हिसाब से हमें लगा कि ये इतना सिंपल जिस तरह से पीसीआर कॉल में बताया गया था वैसा नहीं है, और काफ़ी मतलब मैकेबर इंसिडेंट है। और इसके लिए इट्स लाइक ऑलमोस्ट गैंग रेप। एंड इस गैंग रेप के साथ साथ जो एक लड़की है वो काफ़ी मतलब सीरियस है और माइनॉरिटी में ऑलरेडी जा चुकी थी। और लड़का भी जो बाहर था वो लिमिटेड चीज़ें हमें बता पा रहा था शुरू में। तो हम समझ गए थे कि ये एक ब्लाइंड केस है जिस पे अगर जल्दी काम नहीं किया गया तो हो सकता है कि हमारे हाथ से परपेट्रेटर्स निकल जाएं। इस बात का अंदाजा था कि रात को जो घटना हुई है, सवेरे सड़कों पर इस तरह से सैलाब आना शुरू हो जाएगा? नहीं, उसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। ये हमें था कि कि डेफ़िनेटली, क्योंकि एक लेडी के साथ हुआ है, दिल्ली राजधानी है, और जिस तरह की इम्पोर्टेंस हम वुमेन क्राइम को देते हैं एज अ सोसाइटी, कि उसके बारे में सब निंदा करते हैं। तो ये तो था कि अगर जल्दी सॉल्व नहीं करा तो डेफ़िनेटली एक बैकलैश आएगा। उस बारे में आइडिया था ब्रॉडली, बट इतना ज़्यादा ज़ोर का आएगा इसका आइडिया नहीं था डेफ़िनेटली। जब आप अस्पताल में पहुंचे तो वहां पे क्या लड़की से बात हुई आपकी? क्योंकि मुझे लगता है कि उस समय काफ़ी नहीं, गंभीर। मेरी बात रात को नहीं हुई, उस रात नहीं हुई, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको माइनॉरिटी में ले जा चुके थे जब मैं पहुंची। और उसका एक जो उसका उसको लड़की को जो जिसे कहते हैं कि उसकी जो कंडीशन थी उसको सेव करने के लिए उसकी कुछ इमीडिएट सर्जरीज रिक्वायर्ड थी, तो वो फटाफट उन्होंने ली क्योंकि उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। तो वो सब करने के वक्त मुझे वो लड़की से नहीं मिल पाई। तो मैं बाहर जो लड़का था उससे उन्होंने कहा कि आपको जो पूछना है लड़के से पूछ लीजिए, क्योंकि वो साथ में था ड्यूरिंग द इंसिडेंट एंड ही वाज आल्सो अ विक्टिम। तो उससे मेरी बात हुई।
पूरा ब्लाइंड केस था, लेकिन आपने इतना स्पीडली काम किया कि आपने सवेरे होते-होते लगभग एक्यूज़ को आइडेंटिफ़ाई करना शुरू कर दिया था। नहीं, जितेंद्र जी सुबह तक तो नहीं कर पाई थी, लेकिन हमने अपनी टीम को ये कह दिया था कि भाई आपने 24 घंटे हैं आपके पास, बिकॉज फॉर एवरी केस देयर इज़ अ गोल्डन आवर और गोल्डन पीरियड। अगर आपने उस गोल्डन पीरियड में जो जो सुनिश्चित कार्य हैं और जो जो आप सही दिशा में डिटेक्शन के प्रति कर सकते हैं वो नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली कई बार होता है बात हाथ से निकल जाती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी टीम्स को सबको यही आदेश दिया था कि आपके पास सबके पास 24 घंटे हैं। इट्स लाइक अ मेक और ब्रेक। तो आपने जो क्रैक करना है, जो डिटेक्शन है, डिटेक्शन मीन्स लाइक जब आप पहले बंदे को निश्चित करते हैं कि भाई हाँ ये एक बंदा है या ये एक वो बस है जो जिसमें इंसिडेंट हुआ, तो वो जो क्रैकिंग था वो ज़रूरी था। मॉर्निंग तक हम इतना समझ गए थे कि ये जो लड़के हैं, इट्स अ वाइट कलर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैरियर। जो लड़के ने हमें बताया उसके से हमें पता चला कि उसके उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। कोई भी बस में नॉर्मली जब चढ़ता है तो ये सब रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देखता है, ड्राइवर का नाम नहीं देखता, तो वो बेचारा भी ऐसे ही घुसा था। और हमें ये भी नहीं पता था कि वो वाइट जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है वो सीएनजी की बस थी कि डीजल की थी, दिल्ली वाली थी कि नोएडा या हरियाणा की थी। तो बहुत सारे मतलब कन्फ्यूजन्स थे। सो एक वाइट कलर कॉन्ट्रैक्ट बस जिसकी पीले पर्दे हैं और लाल सीट कवर है, अमूमन आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। तो एक वेग क्लू था। ये भी समझ में आ गया था कि जब जहाँ से वो उन्होंने पिक किया मुनीरका से और महिपालपुर में उनको डंप किया, तो वो जो 7 किलोमीटर का स्ट्रेच था वो करीब उन्होंने आधा घंटा या 33 मिनट में अब कवर किया। तो काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाई। और ये भी समझ में आ गया था कि जब कोई इतना जघन्य अपराध कर रहा है गाड़ी के अंदर और इस पर्टिकुलर रूट पे जहाँ पे काफ़ी चांदना मतलब लाइट है, तो इसका मतलब दे आर वेरी कंफर्टेबल विद द रूट, दे न्यू द एरिया वेल। तो हो सकता है कि वो आसपास के ही लड़के हों। आप किसी दूसरे शहर में जाके इतनी डेयरिंग का काम नहीं कर सकते या इतना डेयरिंग क्राइम नहीं कर सकते। तो ये अंदाज़ा लगाया था। और ये भी लगा कि जब वो बस लेके घूम रहे हैं और 6 लड़के थे कि पता चल गया था, तो ये डेफिनेटली लगा कि वो लड़के ऐसे थे जो नीचे के तबके के हैं और डेफिनेटली उनका कोई ना कोई बस से कनेक्शन है, या तो उनके किसी भाई की बस है या उसमें से कोई ड्राइवर है या कंडक्टर है। किसी प्रकार उनमें से एक लड़का डेफिनेटली उस बस से कनेक्टेड था, जिसकी वजह से वो इतनी कंफर्टेबली उस रात बस को लेके घूम रहे थे और जो भी उन्होंने किया उस पर। तो वो सब देखते हुए लगा हमें कि मे बी लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बसेस विच आर रजिस्टर्ड इन दिल्ली, क्योंकि हमारे पास लिस्टें आ गई थी सुबह तक। 370 बसों की पहले हमें लिस्ट मिली, वाइट कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसेस की लिस्ट हमें आरटीओ दिल्ली से मिली सुबह 9:30 बजे। तो वो हम मिल गई थी। और उसी तरह से हमारे पास यूपी का जो आरटीओ है नोएडा वाला, वहाँ से और हरियाणा गुड़गांव से हमें इस तरह से बसेस की लिस्ट आनी शुरू हो गई थी। पर हमने शुरुआत पहले दिल्ली वाली से करी क्योंकि हम सोचा कहीं से तो शुरुआत करेंगे। और तो हमने टीम्स को आप बांट दिया और वो जो 370 की लिस्ट थी उसमें नाम था, ओनर का नाम, ड्राइवर्स के नाम थे उसमें, जहाँ पे वो रजिस्टर्ड रहते हैं ओनर्स, उनके घर का एड्रेस और बसेस का नंबर वगैरह था। तो वो सब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपनी टीम्स में एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग द पीपल हु आर ओनर्स ऑफ दीज बसेस और उनसे पूछताछ शुरू कर दी थी। तो ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो हमारा जो फर्स्ट क्रैकिंग हुई है वो हमारी हुई है करीब 3:30 बजे। तो 3:30 ऑन 17, दैट इज अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 18 घंटे आफ्टर द इंसिडेंट, जब हमको राम सिंह मिला है रविदास कैंप में। क्योंकि हमें जो इन्हीं बस ओनर्स ने बताया, जब इनको शॉर्टलिस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे ड्राइवर्स हैं जो अपने घर के पास गाड़ी पार्क करते हैं। वो निर्धारित अपनी जहाँ पार्किंग उनको दी जाती है वहाँ पार्किंग नहीं करते हैं। तो हमने क्या करा कि बीट वालों को बोला कि भाई इस एरिया के जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में जितनी वाइट कलर कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस बसेस पार्क हो रही हैं गलियों में, घरों के पास, कहीं किसी बिल्डिंग के पीछे, वो सारी पता करो और उन सब का पता करो, ओनर कौन, ड्राइवर कौन, कहाँ रहता है क्या। तो उसी सिलसिले में हमको ये जो एक गाड़ी मिली शक के दायरे में, ये हमें ये वाली मिली। और उसका इंसिडेंटली वो जो मालिक था वो भी हमारे टच में था, जिससे हम पूछ रहे थे कि भाई बताओ आप ये ट्रैवल्स चलाते हो, आपकी कितनी, तो उनकी 7-8 बसेस थी। हर ड्राइवर को वो फ़ोन करके पूछ रहे थे, फिर तुम्हारा कंडक्टर कहाँ है, कहाँ हो, क्या हो। तो वो सब पूछता वो चल रही थी।
एक ये बस की चल रही थी, और तीसरी जो प्रक्रिया चल रही थी वो ये था कि रात में कौन कौन से लड़के अपने घर से गायब थे। तो इस तरह और यूजुअली स्लम एरियाज वाले लड़के, वो हमने पूछताछ शुरू कर दी थी। तो ऐसे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के जो बच्चे हैं जो रात में घर नहीं पहुंचे या रात में गायब थे फॉर इवन हाफ अ नाइट, तो उनको हमने ढूंढना शुरू कर दिया था थ्रू अ बीट गाइस। तो ये 3 तरह की प्रक्रिया चल रही थी। साथ ही में हमारी जो सीसीटीवी की टीम हमने निर्धारित करी थी अर्ली मॉर्निंग में कि भाई जाके आप सारे जितने सीसीटीवी साउथ दिल्ली में इस अप्रॉक्सीमेट रूट पे, जो हमें क्लियर रूट तो हमें पता नहीं था लेकिन हमें डंपिंग पॉइंट पता था और पिकअप पॉइंट पता था, तो उस पे जितने लोग जहाँ जहाँ भी सीसीटीवी लगे हैं उनको चेक करने का एक हमने टास्किंग करी थी। तो हमारी एएटीएस की और जो स्पेशल स्टाफ की टीम थी, कुलवंत हमारे एसीपी साहब थे, उनके साथ लगा दी थी। तो उन्होंने बैठ के वो सर्च करना शुरू। तो NH8 पे आपको अगर बताओ कि बहुत सारे होटल्स बने हुए, और कॉमनवेल्थ के दौरान उनको मैंडेटरी किया था कि वो होटल्स के पोर्च पे कैमरा जरूर लगाएं। बट एक्चुअली वो क्या है, वो जो कैमरास लगे थे वो पोर्च को कवर कर रहे थे, नॉट द रोड। बट एज लक वुड हैव इट, आंधी वांधी कोई आई होगी तो एक किसी होटल का जो कैमरा था वो टर्न हो गया था, और उसकी वजह से वो जो सड़क का फुटेज था वो आ गया। और उसमें फिर एक जगह हमें दिखी बस जो 2 बार, एक ही बस व्हाइट कलर की जो 2 बार क्रॉस करती है। उस पीरियड में जो अप्रॉक्सीमेट पीरियड था, क्योंकि हमें ये पता था कि अप्रॉक्सीमेटली कितने बजे मुनीरका से उसको पिक किया, तो हमने लड़के से बात करके अंदाजा लगा लिया था। और ड्रॉप कितने बजे किया, क्यों, हमें क्योंकि पीसीआर ने कितने बजे उनको कॉल मिली वो सब पता था। तो उस पीरियड के बीच में ही वो बस उस जगह से गुजरी है, तो उस हिसाब से हमें वो 2 बार बस निकलती हुई दिखी वहाँ से, और उसी कैमरे ने कैच करी। और वो सेम बस थी। वो कैसे पता चला, क्योंकि दोनों में जो पीछे का एक्सल कवर था वो मिसिंग था। अच्छा। सो वी वर श्योर दैट इट इज द सेम बस व्हिच हैज टेकन 2 राउंड्स, और बाद में वो प्रूव भी हुआ कि उन्होंने 2 राउंड लिए थे। तो बेसिकली ये, और फिर ये चीज़ हमें करीब 12:30 तक हमें क्लिक करी थी, और फिर हमने वो भी जाके वेरीफाई किया। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी बैठ गई थी। और जब हमें राम सिंह मिला और वो जो लड़के को हमने दिखाया वो बस को, तो और वो राम सिंह में अकेला बैठा था, तो हमने पूछा भाई तुम अकेले क्यों ना, तुम्हारा सडनली तुम्हारा ड्राइवर का कंडक्टर गायब है, क्लीनर या कंडक्टर कहाँ चला गया? जी वो तो गांव चला गया, उसकी बीवी से मिलने चला गया अपने गांव। अच्छा वो कहाँ है? तुम्हारे भाई कहाँ है जो तुम्हारे साथ रहता था? वो जी रात रात में माता जी को मिलने चला गया। तो सडनली ऑल हिज एलिबाइज जो भी उसके रात में थे शाम को, सारे मिसिंग थे। एंड जो वो जैसे आदमी, आप किसी से सस्टेन इंटेरोगेशन जब आप करते हो तो वो झूठ बोलना शुरू करता है, कहीं ना कहीं वो एक जगह झूठ बोलता है। तो उसने बोला कि मैं अपने ब्रदर को मेहरौली मिलने गया था, बट इट इज़ वेरी इजी फॉर अस। हमने मेहरौली एक बंदा भेजा, उसने वेरीफाई किया, भाई ने डिनाई कर दिया कि मुझे तो मिलने नहीं आया ये। तो उसको नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है या हमने राम सिंह को बैठा रखा है थाने में। तो जब हमने पूछा उससे तो वो चीज़ वेरीफाई नहीं हुई। सो इस तरीके से बहुत सारे विरोधाभास वाली चीज़ें हमारे सामने आई, एंड देन वी सेड 0 in 1। और फिर ऑब्वियसली हमारे पास विक्टिम था, तो हमने उससे आइडेंटिफाई करवाया अलग से कमरे में ले जाके। तो उसने देखते ही उसको आइडेंटिफाई कर लिया, बस को आइडेंटिफाई कर लिया। तो उस चीज़ से हम श्योर हो गए कि एटलीस्ट हमें सही बस मिल गई है। और उसके बाद तो खैर अगले 5 दिन में हमने बाकी 5 लोगों को भी पकड़ लिया। बाकी सब भी दिल्ली में थे या सब बाहर छिपे हुए थे? क्योंकि मुझे पता चला था कि अक्षय तो शायद अपने गांव भाग गया था, उसको पकड़ने के लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ी थी। एक्चुअली उसका भाई कराली चला गया था राम सिंह का, तो उसने बताया। तो टीम अगले दिन भेजी, तो 18 की सुबह हम उसे कराली से ले आए थे, तो मुकेश मिल गया। और इसी तरह से जो वो 2 लड़के थे, जैसे हमने रात में जो लड़के मिसिंग थे जो घर नहीं पहुंचे थे, तो उनको हमने उठवा रखा था। तो रविदास कैंप से 2 लड़के हमें मिले थे, विनय और पवन। और इन दोनों को हमने जब पूछा था, ये दूसरे रूम में इनका इंटेरोगेशन चल रहा था और राम सिंह हमारे साथ था। तो जब इनको कन्फ्रंट कराया गया तब दोनों ने एक दूसरे को पहचानने से मना कर दिया इनिशियली। फिर जब इन्हें कन्फ्रंट कराया गया फिर कि भाई इसने तो बता दिया है या उन दोनों लड़कों ने तो बता दिया है, तो फिर इनका आपस में जब कन्फ्रंट कराया तो उनका झगड़ा हो गया। देन वी अंडरस्टूड दे वर टुगेदर, और वो बात बाद में भी कंफर्म हुई। फिर ये 6 लड़कों के साथ था, तो तुम्हें किन 6 लड़कों के साथ था उनके नाम बताएगा। इसी तरह से उसने बाकियों के नाम भी फिर बाद में, जब उसको लगा कि खुलासा हो गया और अब ये मुझे छोड़ेंगे नहीं और अब मेरे पे सारी चीज़ें, मेरा शिकंजा कस गया है, तो उसने फिर धीरे धीरे सबके नाम बताने शुरू करे।
तो पवन और विनय हमारे पास आ गए, तो वो भी 18 को मॉर्निंग में हमारे पास थे। और ये जो इसका भाई था उसको हम केरला से राजस्थान से ले आए थे। तो 4 हमारे पास हो गए थे 18th मॉर्निंग। अब 2 बचते थे, एक तो अक्षय ठाकुर और एक वो जुवेनाइल। सबसे मुश्किल मुझे लगता है हमें जुवेनाइल में लगी, क्योंकि जुवेनाइल के पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी। अच्छा। उसे कोई पहचानने वाला नहीं था। इन बाकी 4 लड़कों ने उसको उसी दिन शाम को देखा था, 16 की शाम को। वो एक्चुअली राम सिंह के साथ पहले किसी बस पे काम करता था। अच्छा। और वो आया था उससे पैसे अपना उधार लेने के लिए, कुछ उधार उसने लिया था राम सिंह ने उससे। तो उसने उससे फ़ोन पे बात करी, तो उसने कहा अरे आ जा, हम चिकन बना रहे हैं, चिकन भी खाइयो और मैं तुझे पैसे भी दे दूंगा, रात हमारे साथ बिता ले। इस तरह का उसने उससे बात करी और वो आया था। तो ही ओनली न्यू राम सिंह। फिर किस फ़ोन से फ़ोन किया, और जब चेक किया तो पता लगा उसने किसी पीसीओ से फ़ोन किया। उसके पास जुवेनाइल ने, उसके पास फ़ोन भी नहीं था। तो ऐसा व्यक्ति जिसका फ़ोन नहीं है, नाम क्लियर नहीं है क्या है, और ये बड़ा कॉमन सा नाम था, तो वो क्लियर नहीं था। तो इसलिए अब आप उसको कोई नाम दे दो, सोनू, मोनू, टोनू, और वो जो सोनू, मोनू, टोनू नाम से आप पता नहीं लगा सकते कि नाम क्या था। डिस्क्रिप्शन क्लियर नहीं था। एनी जुवेनाइल गाय वुड फिट दैट डिस्क्रिप्शन। पतला लंबा लड़का जिसके मतलब सांवला रंग, तो कोई भी लड़का फिट हो जाता था उसमें। दूसरा वो एक बहुधंधी था, मतलब कभी तो वो बर्तन मांजता था। अच्छा। कभी वो किसी पान वाले के साथ काम करता था, कभी उसने रेस्टोरेंट में काम किया होता एज अ वेटर। फिर वो ज़्यादातर बसों पे जो वो चिल्लाने का काम करते हैं कि क्लीनर भी करता था काम, एज क्लीनर ऑल्सो, एंड ऑल्सो टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। तो इस तरीके के काम वो बहुत करता था। तो कब उसने कहाँ से नौकरी छोड़ी, कहाँ जॉब हुई, तो ये जो पूरा, जब से वो घर से भागा था अपने और दिल्ली में आके वो अलग अलग जगह नौकरी करी उसने, वो सारी जगह ढूंढने में हमें फाइट हो गई। और हमने जब पहली, हर वक्त हम राम सिंह को लेके घूम नहीं सकते थे, क्योंकि पुलिस रिमांड बहुत कम समय के लिए मिलती है। तो अगर हम 6 दिन उसको ले लेके घूमते तो बड़ी मुश्किल हो जाती है हमारे को, और हर जगह ले जा भी नहीं सकते थे। सो हमने 1-2 जगह आइडेंटिफाई करवाई जहाँ पे पहले इस लड़के ने काम किया था, और वहाँ से जो लड़के 1-2 मिले जो उसको पहचानते थे बाय फेस, क्योंकि हमारी टीम तो जानती नहीं थी और कोई फोटो भी नहीं थी इसकी, ना आई कार्ड था। तो कैसे पहचाने कि यही वो सोनू या मोनू है। तो उसको पहचानने के लिए हमने वो लड़के उठाए, और फिर ये जो 2-3 टीम्स लगी हुई थी, इन्होंने इतनी मेहनत करी कि फ्रॉम आई थिंक 18th टू जाके 22nd, जब तक इनको लड़का वो मिला नहीं आनंद विहार बस स्टॉप पे, इन्होंने अपने जूते नहीं खोले हैं। अच्छा। मतलब यू कैन इमेजिन फॉर 4 days दे वर ऑन रोड, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह, इनफैक्ट उसका घर तक वेरीफाई करा लिया हमने, जो यूपी में घर था। बट क्योंकि वो घर से भागा था 4-5 साल पहले, तो शक्ल बदल गई थी और लंबा भी हो गया था, ग्रो भी कर गया था। तो वो जो फोटो मिली वहां से वो भी मैच नहीं करती थी। तो काफी सारी चीजें थी जो मतलब मैंने सुना है कि वो जब सवारियों को बुलाता था तो एक अलग तरीके की आवाज निकालता था। तो वो एक आपका एक वो जो, तो वो भी एक क्राइटेरिया था, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट उसको हमेशा वो कॉलर की या क्लीनर की जॉब मिल जाती थी। अच्छा, छोटा सा लड़का था, वो बस्ती में सो जाता था, घर उसके पास था नहीं, कोई रेंट पे नहीं कहीं रहता था, तो उसके लिए बड़ा इजी था, रात में बस में सो जाओ, बस्ती की क्लीनिंग करो, और जब दिन में वो कॉलिंग करता था। मतलब जैसे इसको भी बिंदापुर ऐसे पर्टिकुलर तरीके से कॉल करता था कि कस्टमर देखते थे, अट्रैक्ट होते थे, एंड यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो उससे वो था। जहाँ तक बात थी अक्षय ठाकुर की, तो जो हमें इन्फॉर्मेशन पहली मिली वो ये समझ में आया कि इसका कोई कज़न रहता है गुड़गांव में, जिसको हमने पहले घर उसको ट्रेस किया। तो वहाँ से वो लीड मिली कि वहाँ से उसकी जीन्स मिल गई जिसमें ब्लड लगा हुआ था। हमें उसका फ़ोन मिल गया जो उसके कज़न को वो दे के, और कज़न का फ़ोन लेके भाग गया था वहाँ से। पर वो ज़्यादा देर रुका नहीं है गुड़गांव में, उसके बाद वो उसको समझ आ गई थी कि मुझे जाना है। तो अब कहाँ जाता है वो? तो एक तो था भाई कि जो हमें राम सिंह ने बताया कि वो उसकी फैमिली के पास जाता, औरंगाबाद में, जो भी बिहार में जो जगह है नक्सल अफेक्टेड एरिया था, तो वो वहाँ गया। तो मतलब वहाँ हमने टीम भेजी, लेकिन वो पहुँचा ही नहीं था वहाँ तक। अच्छा। हमारी टीम पहले पहुँच गई थी ना, फिर हमने उसको ससुराल में भी चेक किया, वहाँ भी नहीं पहुँचा था। तो हमारी टीम को हमने वहाँ स्टेशन कर दिया, हमने कहा तुम वहीं रुको। फिर पता चला कि ये कई जगह पहले काम कर चुका है, तो हो सकता है कि भी वहाँ भागा हो। तो एक जगह पता लगा राजस्थान में जगह थी जहाँ कोई भट्टी थी ईंटों की, वहाँ काम किया था। मध्य प्रदेश में कोई इलिसिट लिकर का वेंट था, वहाँ काम किया था। कोई इसकी दूर की रिश्तेदार रहती थी। इस तरीके से हमने 5-6 मतलब जगह हमने टीम भेजनी पड़ी हमें, और हर जगह टीम को हमने वेट कराया, क्योंकि
हमें नहीं पता था कि वो कहाँ है और कब है, किधर रास्ते में है। अब करीब जाके जैसे 22 वाज द लास्ट डे, तो ये 21 को शाम को अपने ससुराल पहुंचा था और वहां से हमें लीड मिली है। तो वो जो टीम वहां वेट कर रही थी, वो उसको लेके फिर अगले दिन फ्लाइट से आई है। हाँ, मतलब आपने 22 दिसंबर तक सारे एक्यूज जो थे पकड़ लिए जुवेनाइल थे, के साथ हाँ, जो है वो आपने पकड़ लिया ऑल 6। बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट जितेंद्र, बिकॉज ये अगर मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे जानते हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है, मुझे नाम पता है, मुझे ये ऐसे लोग थे जिनको विक्टिम और विक्टिम के साथ में जो उसका फ्रेंड था, दोनों नहीं जानते थे। सो बिल्कुल। इट्स लाइक अ ब्लाइंड केस। और जब ब्लाइंड केस आपको डिटेक्ट करना है, फिर और उनके जैसे डिस्क्रिप्शन वाले कई घूम रहे हैं शहरों में, और इनको फिर आपको फिर लिंक करना है विद द यू नो बस लिंक विद द क्राइम, लिंक विद द फैक्ट कि भाई इनके पास से वो चीज़ें मिली जो इन्होंने निर्भया या उसके फ्रेंड से चुराई या उनसे छीनी। तो वो सारी चीज़ें करने में मतलब बहुत एफर्ट जाता है, और वो लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अदरवाइज तो आप किन्हीं 6 लड़कों को खड़ा कर बिल्कुल, दो और बिल्कुल। उनको कर दो, एंड इट वाज टू बी वेरी एग्जैक्ट, एंड ऑल्सो दैट आपस में इन 6 का क्या कनेक्शन है, बिल्कुल। कैसे किसकी दोस्ती है, कौन किसका भाई है, वो एक दूसरे को कैसे जानते हैं, वो सब भी स्टैब्लिश करना होता है। सो इवेंचुअली इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि आपको क्राइम, क्रिमिनल, सीन ऑफ क्राइम और वो सब कुछ जो है उसको कनेक्ट करना पड़ता है। और जब ब्लाइंड केस होता है तो क्या होता है कि आपको जिसका सत्यापन कहना है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, हाँ। एंड वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आईओ पे आ जाती है कि वो कैसे साइंटिफिक एविडेंस से, कैसे और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से, कैसे जो बाकी और एविडेंस है जो बयान के तौर पे हमें मिलती है, उन सब से लिंक करके हम अपनी चार्जशीट में लगाएं और बताएं कि भाई हाँ इसी व्यक्ति ने करा है। वो मुश्किल होता है। इट्स लाइक जैसे एक पूरा आपको हेयर स्टैक दे दो और उसमें नीडल डाल दो और फिर बोलो कि जी अब नीडल ढूंढो। ये तो चलिए, मैं इन्वेस्टिगेशन की बात है इसके बारे में पूछूंगा आपसे, लेकिन मैं तो सिर्फ इस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि 16-17 दिसंबर की रात को एक घटना हुई, 22 दिसंबर तक आपने सारे एक्यूज पकड़ लिए, लेकिन इसी बीच में तो लड़की की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और सड़कों पर जिस तरह से लोग इकट्ठा हो गए थे, तो आपके ऊपर प्रेशर क्या था? आपने टीम कैसे बनाई? किस तरह से उस प्रेशर को हैंडल किया? किस तरह से आप इस चीज़ के ऊपर डिटरमाइंड थे कि मुझे इस एक्यूज्ड को जो है, जो एक्यूज्ड हैं, जो कि ब्लाइंड केस है, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ना है, तो वो नर्व कैसे लेकर के आए आप? जितेंद्र, दो चीजें हैं। तो यू हैव टू हैव एम्पैथी विद द विक्टिम। सो मैं फीमेल हूँ, एक और भी फीमेल के साथ हुआ है। जब आप किसी फीमेल के साथ जब ऐसे जघन्य अपराध के बारे में सुनते हो और डॉक्टरों से उनकी मेडिकल इंजरीज के बारे में सुनते हो, ऑब्वियसली आपको बुरा लगता है, एंड यू फील कि भाई एज अ पुलिस ऑफिसर यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस केस। फिर आपके जो टीम्स हैं, वो टीम्स में भी सेंसिटिव लोग होने चाहिए, क्योंकि वो आपकी तरह सोचें। और आपको बताइए, साउथ डिस्ट्रिक्ट में उस टाइम हमने जो एक टीम वर्क शुरू किया था, इवन आउटर में, कि एक टीम वर्क में हम काम करते थे कि अगर एक थाने में बड़ा अपराध हो गया तो बाकी थाने के लोग या जो अच्छी टीम्स वाले आईओज होते थे, एसएचओज होते थे, वो आ जाते थे बिल्कुल। और एक सारे लोग मिलके काम करते थे। उस पुरानी प्रैक्टिस ने हमें यहाँ बहुत मदद करी, क्योंकि इट बिकेम लाइक ऑलमोस्ट लाइक चाइल्ड्स प्ले फॉर अस, कि हमें पता था कि हमें किस टीम को रात को बुलाना है, कौन सी टीम क्या करेगी, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। तो हमें पता था जैसे कि जो हमारी एटीएस और स्पेशल स्टाफ की टीम है वो सीसीटीवी के लिए साथ बहुत अच्छी है। हमें पता था कि हम 2 और इंस्पेक्टर्स हैं, उनको वो काम दे सकते हैं कि वो जो फोन्स और जो सिम्स और आईएम्स जिनके मिसिंग थे सेट दोनों के, वो कैसे ट्रेस करें। वो 2 अलग टीम्स को काम दिया गया। तो अगर हम ये काम एक सिर्फ आईओ पे छोड़ देते तो बहुत मुश्किल होती उस आईओ के लिए ये इस तरह का फैला हुआ केस को समेटना। और दूसरी चीज ये कि हमने शुरू से इस बात पे ध्यान दिया कि हम साइंटिफिक एविडेंस को हाँ। इन पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये ब्लाइंड केस है। इसमें जो इंटेग्रिटी ऑफ द चेन ऑफ एविडेंस है उसको मेंटेन करेंगे, जिसमें किस तरीके से आईओ ने उठाया, किस डॉक्टर ने वो स्वॉब लिया, फिर वो स्वॉब कैसे फाइनली एफएसएल तक पहुंचता है, उसकी जो लेना देने की कार्रवाई है वो ठीक से करें। डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया कि जितनी बार भी आप उनका मेडिकल होना है या उनकी कोई टेस्ट होना है, दैट वाज डन बाय देम। फिर इस लड़की के साथ एक और हमारे पास जो विक्टिम थी, एक प्रॉब्लम थी कि इस पर शी हैड 13 बाइट मार्क्स। अब वो जो बाइट मार्क्स वाला था, जबकि वो इट वाज नॉट द
सोल क्राइटेरिया, बट हमने सोचा कि ये एडिशनल फैक्ट हो जाएगा। और पहले कभी बाइट मार्क्स यूज नहीं हुए थे इन्वेस्टिगेशन में फॉर सच अ केस, तो हमने सोचा दिस इज अ गुड केस वेयर वी कैन यूज बाइट मार्क एनालिसिस इफ पॉसिबल to help collect additional evidence, not that this was the basis. फिर बहुत सारा जो हमारे को बस में से या लड़की के बॉडी के ऊपर से, and she also cooperated a lot, तो जो हमें swabs मिले which were DNA samples which matched exactly with one of the perpetrators या two of the perpetrators, तो हमने हमारे पास एक चार्ट बनता गया कि भाई किसका किससे मैच हो रहा है, क्या हो रहा है। इवन जैसे bus में से we had semen stains, hair pieces and everything we could find, blood stains, all those we were able to collect. तो आप scene of crime को criminal से, criminal को victim से, victim को scene of crime सबसे connect कर सकते हो। कैसे कहेंगे कि निर्भया उसी बस में थी, कैसे कहेंगे कि ये जो 6 लड़के थे ये भी उसी बस में थे, तो वो सब चीज़ कनेक्ट करनी होती है और इनका रिश्ता उस बस के साथ इस्टेब्लिश करना होता है। फिर वो एक टाइमलाइन, जैसे आपने बोला कि वो टाइमलाइन एक सेट करनी पड़ती है, तो वो चीज़ें क्योंकि हमारी टीम्स पहले भी और केसेस पे काम कर चुकी थी और सबको कलेक्टिवली काम करने की आदत थी, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रही। और दूसरा मुझे ये लगा कि आई थिंक थोड़ा मेरे को लगता है आई कैन गिव माई सेल्फ लिटिल क्रेडिट कि लीडरशिप का ये फ़ायदा रहा कि मैं गई नहीं। मैंने कहा कि मैं यहीं रहूँगी जब तक कि वो 22 तारीख तक लोग पकड़े नहीं जाएंगे सारे। तो उसमें क्या फ़ायदा हुआ कि मेरे बाकी टीम मेंबर्स को भी चॉइस नहीं थी कि वो छोड़ के चले जाएं टीम वर्क को या काम को, तो सब लगे रहे। तो जो टीम्स हमारी डिटेक्शन में जाती थी आती थी, उनको कंट्रोल कर रहे थे 4-5 इंस्पेक्टर्स, वो मेरे साथ बैठे रहे कंटिन्यूसली। तो जब सीनियर लेवल की टीम और जब एसीपी वगैरह सब बैठे रहते हैं, संदीप भाई साहब थे जो सफदरजंग को संभाले हुए थे, उनके जो एसीपी थे वो सारा उन्होंने सफदरजंग में आना जाना, उनकी जो भी विक्टिम की फैमिली के साथ जो हमें हेल्प की ज़रूरत थी, जो उनके साथ उनको काउंसलिंग करने की ज़रूरत थी, वो हमने बेनेटा मेरी जो हमारी एक ऑफिसर थी उनको दे दी थी। तो इस तरीके से हमने हर चीज़ का ध्यान रखा। तो 2-3 चीज़ें जो बड़ी क्रिटिकल होती हैं इन केसेस में, जैसे हाउ डू यू हेल्प द विक्टिम मैनेज ट्रॉमा। तो बेचारी विक्टिम तो हमारी ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज थी, बट उसकी फैमिली एक वाइकेरियस ट्रॉमा में जी रही थी। वो भी सारी बातें वो फील या दुख से मतलब गुजर रही थी जो निर्भया जिससे गुजर रही थी। तो उनको भी हेल्प करना, हर प्रोसेस को समझाना, दवाइयाँ चाहिए, बेस्ट डॉक्टर्स चाहिए, क्या इलाज ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब नेक्स्ट क्या होगा, तो उन सब में हम भी इन्वॉल्व रहे। और ऐसा नहीं कि हमारा कोई कम्युनिकेशन छूट गया उनके साथ। फिर जो दूसरा विक्टिम था उसका जो साथी था, उसको भी हर बार काउंसिल करना, उनकी फैमिली को हर स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे समझाना कि हम क्यों कर रहे हैं। जैसे आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती है, जैसे एफआईआर दर्ज करनी है, तो एफआईआर किस पे दर्ज करोगे? अगर आप पीसीआर कॉल पे दर्ज करोगे तो उसमें तो फैक्ट्स ही नहीं है। बिल्कुल। अगर आप कहोगे कि जो पीसीआर का व्यक्ति गया था उसके बयान पे पर्चा दर्ज करोगे, या कोई किसी सड़क पे खड़े किसी उस पर दर्ज करोगे, तो वो भी सारे फैक्ट्स उन्होंने एक्चुअल अपराध तो होते हुए देखा ही नहीं है। तो फिर आप किन सेक्शन में इवेंचुअली दर्ज करोगे एफआईआर? तो हमें बहुत ज़रूरत थी कि या तो निर्भया खुद बयान दे या जो वो लड़का है वो बयान दे। तो उस पे हमने लड़के से जब हमने देखा कि इज अवेलेबल एंड ही इज एबल टू गिव द बयान, तो उसके बयान पे हमने 5.5 बजे तक केस दर्ज कर लिया था। बट पॉइंट इज कि ये जो डिसीजंस हैं, अभी मैं जैसे बोल रही हूँ बड़े सिंपल लग रहे हैं, लेकिन जब आप उन चीज़ों के बीच में होते हो तो बड़ा मुश्किल होता है। फिर ये गट्स दिखाने की इसको मैं दर्ज करूँ, क्योंकि पहले कॉल गई थी साउथ वेस्ट। ओके। तो जो आपका ये धौला कुआं का जो थाना है ये भी इन्वॉल्व था। तो सबसे पहले कॉल वो उनका आईओ भी पहुंचा हुआ था। और बस अब पिक किया था मुनीर का में तो वसंत विहार थाना था, और ड्रॉप जो उनको ड्रॉप किया था वो था वसंत कुंज नॉर्थ वाला, भाई पालपुर का जो एरिया था। तो अब 3 थाने इन्वॉल्व हो गए। 3 थानों में कौन, ये भी बड़ा डिफिकल्ट हो, क्योंकि मैंने सुना है कि अक्सर पुलिस इसमें बड़ा उलझ जाती है कौन थाना करेगा। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ, तो इसमें बहुत जरूरी था कि एक सीनियर अफसर आए और एक कॉल ले कि भाई ओके ठीक है, एक बात तो ये कि मैं लूंगी ये केस मेरे यहाँ हुआ है, दूसरा कॉल ये लेना कि भाई किस थाने में दर्ज करोगे। तो फिर वो जो फुटबॉल खेलते हैं ज्यादातर ऑफिसर्स नीचे वाले, वो हमने खत्म कर दिया। हमने कहा फाइन, वी टेक अ कॉल कि नहीं ये वसंत विहार में दर्ज होगा, बिकॉज जब से उनको पिक किया बस के अंदर, तो गलत कार्य करने का जो दिमाग में आइडिया आया है, जो मेंसरिया जिसको कहते हैं, वो उनका ऑलरेडी
आ गया था या उनका वो मेंसरिया बन गया था। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि लेट्स रजिस्टर द केस इन वसंत विहार। और वो बाद में बहुत सही प्रतीत हुआ, बिकॉज जैसे जैसे आप नरेशन शुरू करते हैं किसी केस की, तो वो एक लॉजिकल तरीके से आता है। अगर हम इसको महिपालपुर में या कहीं और दर्ज कर लेते तो शायद वो जो उसका कंटिन्यूटी है केस की वो बनती नहीं। और आपको याद होगा एक 18 तारीख की सुबह हमारे पास एक कारपेंटर भी आया, रामाधार। हाँ। और उसने हमें बोला कि मेरे साथ भी यही हुआ, क्योंकि मैंने टीवी पे देखा 17 की शाम को, और मुझे मारा पीटा था तो मैं उठ नहीं पा रहा था और मुझे बुखार आ गया था, तो मैं 18 की सुबह आया हूँ। तो हमने वो केस भी दर्ज किया। तो बहुत मतलब वो शायद आपने दूसरे थाने में किया था, होश नहीं नहीं, उसी थाने में दर्ज किया। हाँ, क्योंकि उसी थाने में इसलिए दर्ज किया क्योंकि हमें लगा कि ये दो केसेस पैरेलल चल सकते हैं। और जो उसको पिक किया गया था वो बिल्कुल मुनीर का के ऑपोजिट साइड से किया गया था, रविदास कैंप वाली साइड से। तो हो सकता है हम उसको दूसरे थाने में दर्ज करते तो उतना स्कोप नहीं था। हमने जानबूझ के उसको उसी थाने में दर्ज किया कि भाई इसी थाने में आया है, इसी थाने में बताया, और यही से हम उसकी कहानी सुन के करा। तो उसमें फायदा क्या हुआ कि वो पूरा केस भी प्रूव हुआ, और इवेंचुअली उसने भी उन 6 लड़कों को आइडेंटिफाई किया, रामाधार ने, कोर्ट में भी और बाहर भी। तो एक पैरेलल 2 केस हो गए, जिसमें एक रॉबरी का हो गया और एक ये वाला। जी बिल्कुल। तो वो भी डकैती में दर्ज हुआ। एक में तो डकैती विद मतलब मर्डर हो गया, और एक में डकैती के साथ हुआ। तो वो दोनों केस फिर एक तरह को कॉन्करेंट हो गए, और ये हुआ कि दोनों ने फिर एक दूसरे को बटरेस किया कि क्योंकि सेम बस थी, सेम लोग थे, तो अगर ये एक केस फेल होता तो हम दूसरे केस में भी हम उसको लेके हेल्प कर सकते थे। तो इस तरह से इन पे एक ही नहीं मतलब 2 केस चले, और दोनों ही केस प्रूव हुए। उन्होंने ये घटना की क्यों? मतलब लड़का और लड़की बस में बैठ के गए मुनीरका से, उधर ये लोग थे, ये हुआ कैसे? मतलब कुछ एक्चुअली जब बाद में हमने बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा तो ये समझ में आया कि 2 लोग, राम सिंह जो बस का ड्राइवर था, और जो एक और लड़का था अक्षय ठाकुर, ये दोनों ही मतलब इनकी प्रवृत्ति जो थी वो ठीक नहीं थी। अच्छा। और राम सिंह अपने पड़ोस में मतलब काफ़ी माना जाता था एज इफ की बहुत ही मतलब इसकी मानसिक तरह से थोड़ा सा विकृत बुद्धि का है, और बहुत सारे साइको टाइप है, और बहुत सारी चीज़ें मतलब किंकी भी है, और अजीब अजीब जब कोई इसके पड़ोस में शादी करके आता था तो उनके साथ गलत गालियां देना, गलत बातें करना, वो सब करता था। तो ही हैड दैट टेंडेंसी। सेकेंडली दिस बॉय जो उसका क्लीनर था, उसकी फैमिली से हमें बाद में पता चला कि ही वाज आल्सो नॉट ऑफ अ गुड नेचर, एंड दैट इज व्हाई उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई थी डिस्पाइट हैविंग अ स्मॉल चाइल्ड, बिकॉज वो उससे काफ़ी प्रताड़ित थी। तो एनीवे फिर ये जो व्यक्ति था, ये दोनों का मेन पता चला। दूसरा ये लगा कि इन्होंने उस दिन चिकन खाया, नेक्स्ट डे किसी बात की छुट्टी थी, मतलब कि जिसकी वजह से इनको नहीं जाना था मॉर्निंग में, तो ये लोग रिलैक्स हो गए। इन्होंने सोचा कि भाई चिकन बनाते हैं और खाते हैं। तो चिकन खाने में एक तो उसका भाई जो उसके साथ रहता था, मुकेश, जो एक्चुअल में उस टाइम ड्राइविंग कर रहा था, वो प्लस जो इसका हेल्पर था, कंडक्टर भी कह लो उसको, अक्षय, और वो लड़का जो उससे मिलने आया था जो जुवेनाइल था। ये तो 4 लोग थे। अब जब ये अपनी बस लेके बाहर निकले तो साथ में इनके जो पड़ोस में रहते थे 2 लड़के, पवन और विनय, वो भी बाहर घूम रहे थे। अच्छा। उन्होंने पूछा इनसे कि कहाँ जा रहे हो, जब इन्होंने बस निकाली बाहर, तो इन्होंने कहा कि हम तो जा रहे हैं चक्कर लगाने, तुम भी चलोगे? इन्होंने कहा हमें भी ले लो। तो आ भाई तुम भी आ जाओ। अच्छा। तो इन्होंने एक चक्कर लगाने के लिए निकाली बस। ऑब्वियसली इन्होंने एक जॉय राइड के लिए निकाली, और मेरा ये मानना है, जब मैंने इनसे 5-6 से बात करी, कि डेफिनेटली जो इनके मन में जो इच्छाएं थी वो खराब थी, क्योंकि निकलते इनका पहले एक किसी और बस वाले से झगड़ा हुआ। अच्छा। तो वो झगड़ा हुआ, ये सब थोड़े से अग्रेसिव में थे, मूड में थे। इन्होंने उससे झगड़ा किया, उसे पीटा पाटा, बट वो बात रिपोर्ट नहीं हुई उस वक्त, वो बाद में हमें पता चली। उसके बाद उनका छोटी कुछ टचिंग वचिंग भी हुई थी। उसके बाद ये बाहर निकले, निकलते साथ ही बाहर पे जब इन्होंने रविदास कैंप पे रिंग रोड, दैट इज ऑपोजिट साइड ऑफ मुनीर का, निकले तो रामाधार ने खड़ा हुआ मिल गया। अच्छा। तो इन्होंने रामाधार को बोर्ड किया सेम मॉडस ऑपरेंडी करके कि भाई आओ, तुमको कहाँ जाना है? उसने कहा जी मुझे संगम तक छोड़ दो। उसने कहा जी हम पंचशील तक, चलो तुम्हें ले चलते हैं। तो ये उन्होंने बोर्ड करा लिया उसको, और ये भी ये सोच के बोर्ड कर गया कि 6 लोग बैठे अंदर। तो इस मानसिक उसमें लोग बोर्ड कर गए, ये सोच के कि चाहे रामाधार चाहिए, कि सबको लगा कि अगर देखो बस खाली होती तो 2 ही होते हैं, ड्राइवर और उसका क्लीनर या उसका कंडक्टर। अब यहाँ 4 और लड़के बैठे थे,
तो उसको भी ये लगा और शायद निर्भया और उसके फ्रेंड को भी ये लगा था कि शायद ये एक कॉमन बस है जो आराम से कहीं जा रही है, ये एक उस तरह की बस नहीं है जो खाली है। तो बोर्ड कर गए। अब अंदर घुसते ही जब इनके में वार्तालाप हुआ तो उन्होंने, जो कि उनको तो झगड़ा ही करना था, तो उन्होंने रामाधार के साथ भी वही किया, उससे खींचातानी करी, उसका फोन और उसके पैसे ले लिए और उसको पीटा। और पीट कर उसको पंचशील का जो वो है फ्लाईओवर, उसके पर टर्न करने से पहले उसको ड्रॉप कर दिया, मतलब फेंक दिया बस से बाहर, और यू टर्न लेके अपना मुनिका की तरफ चले गए। तो समय ही नहीं था। और इस बंदे ने क्या किया, कोई इसके क्योंकि फोन छीन लिया था, बहुत देर तक ये सड़क पे मदद मांगता रहा, किसी ने मदद नहीं करी। फिर लास्ट में ऑटो वाला रुका और इसने उसका फोन यूज करके अपने भाई को फोन किया, और उसमें भी इसने 100 नंबर की कॉल नहीं करी, सिर्फ अपने घर पे बताया। तो उसके भाई ने कहा, भाई तू आजा घर, पहले तू दवाई कर ले अपनी, और इसको बोल कि घर ड्रॉप कर देगा, हम वहाँ इसको पे कर देंगे ऑटो वाले को। तो ही रिक्वेस्टेड द ऑटो वाला, एंड ऑटो वाला वाज वेरी नाइस विद गुड समैरिटन। उसने उसको संगम विहार ड्रॉप कर दिया और कहा मैं पैसे भी नहीं लूंगा, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, कोई बात नहीं, जाओ। सो देयर आर नाइस पीपल, और इसने कर दिया। और बाद में जब हमें कमीशन में या कहीं और भी हमसे बात हुई तो हमने इस ऑटो वाले को भी ट्रेस किया। अच्छा। क्योंकि उसके भाई के फोन पे इसका नंबर आया हुआ था ऑटो वाले का। तो वी ट्रेस द ऑटो वाला, उसने भी आके बयान दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि चीजें फॉल इन प्लेस कर गई, बट ये तो हमारी लक थी कि फॉल इन प्लेस कर गई। बट इशू ये था कि इनकी इंटेंशन वहीं से खराब थी। इन्होंने पहले रामाधार का इंसिडेंट किया, फिर ये आगे आके मुनीरका के बस स्टॉप पे रुक गए कि हम यहाँ से सवारी उठाते हैं। जब निर्भया और इसके फ्रेंड ने शायद बोर्ड की बस, तो ये बात इन्होंने वेरी टिकट के लेने देने पे झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा। और उसमें जब जैसे झगड़ा बढ़ा तो निर्भया केम इन डिफेंस ऑफ द बॉय, एंड जैसे वो आई डिफेंस में तो फिर इन लड़कों को फिर वो मतलब ईगो हर्ट हो गई। फिर उन्होंने फिर कहा चल आ भाई अब हम तेरे को बताते हैं। तो उस तरह से खींच के फिर उन्होंने वहां से, अब पहले से इनकी प्रवृत्ति वो वही करने की थी या उन्होंने सिर्फ उसको एक माध्यम बनाया, वो तो कह चलो एज सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट हो गया। और जो उन्होंने बताया और जो हमारे को सुनाई दिया उसके हिसाब से दिस सीम्स एज द मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन, but there was no need for them to have मतलब done all that। वो अगर छीना झपटी करके इनको धक्का दे देते तो भी काम चल जाता, बट इन्होंने तो कहा नहीं, इन्होंने उनके कपड़े तक उतारे सारे और इनको बिल्कुल नग्न अवस्था में करके फिर इनको नीचे फेंका है। और फिर कोशिश भी करी कि बस इन पे चढ़ा दे, क्योंकि जब सेकंड टाइम लेके तो देखने आए कि भाई ये वास्तव में जिंदा है कि मतलब मर गए। तो अगर वो लड़का नहीं बचाता, उसको खींचता नहीं लड़की को, तो हो सकता है ये बस भी चढ़ा देते उसके ऊपर। बिकॉज जब उन्होंने इतना पीट लिया, मार लिया और इनके साथ जो भी वहशीपना कर लिया, एंड द गर्ल वाज ब्लीडिंग, इस लड़के के भी सर पर उन्होंने मारा था, तो उनको लगा कि शायद याद मरे हो गए हैं और अब शायद जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि इतनी ठंड होती है 16 दिसंबर को। बट एज यू नो द स्टोरी, दे सर्वाइव्ड एंड इट वाज बिकॉज ऑफ देयर स्टेटमेंट्स एंड वी वर एबल टू get somewhere। मुझे एक किस्सा याद आता है कि उस समय मैंने देखा था कि जब आप इस लड़की से मिलने के लिए गए, जब ये बात करने की हालत में थोड़ी सी हुई, तो इसने आपको सिर्फ एक चीज़ कही थी कि उनको छोड़ना मत। You're right। कहा था। तो उस मोमेंट के बाद आपको क्या लगा, मतलब जब आप गए, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि एक लड़की है जो विक्टिम है और वो आप पर इतना भरोसा दिखा रही है कि आप नॉट ओनली उन लोगों को पकड़े बट उनको एक उस मुकाम तक पहुंचाएं कि उनको सज़ा मिले। तो चलो डिटेक्शन इज़ वन पार्ट, आप उसको लीगली जाके प्रूव करके वो भी कर लो, लेकिन जो लीगल बैटल होती है सी फॉर द पब्लिक, क्या होता है कि मूवी में भी ना जब पुलिस पकड़ लेती है चोर को तो कहानी ख़त्म हो जाती है, बट एक्चुअली पुलिस वालों के लिए कहानी वहाँ से शुरू होती है। डिटेक्शन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। एक्चुअली जो कोर्ट में प्रूव करना होता है केस को और ये इंश्योर करना होता है कि सज़ा मिले, वो जो झगड़ा है या जो लड़ाई है, हमारी लीगल बैटल जिसको कहते हैं, वो बहुत लंबी होती है। और उसमें हर पग पे हमें लगता है कि भाई अब हम शायद फेल हो जाएंगे, अब हम शायद जज को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, या क्योंकि जो वो डिफेंस विटनेस अपना कुछ लेके आते हैं। तो इस तरीके से सारे जो प्रोसेस है उसमें कई बार लगता है कि क्या आप अपनी तौर से विक्टिम के लिए जो कर रहे हैं वो काफ़ी है, क्योंकि आपने उसको भी बोला कि ठीक है मैं नहीं छोड़ूंगी, और या उसकी मदर को आपने जब चिपटाया तो आपने कहा कि आंटी आप चिंता मत करिए, मैं आई विल इंश्योर कि
उसको न्याय मिलेगा, लेकिन उनकी नज़र से न्याय क्या है और आपकी नज़र से न्याय क्या है, और क्या आप उसको सही तरह से न्याय तक ले जा सकते हैं, तो वो बड़ा एक प्रश्न उठ जाता है। आप सिर्फ गौर अपनी जो इनिशियल आपने सही मेहनत करी होती है, हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी थी, तो आई थिंक उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि हमने बहुत कम गलतियां करी और हमने सच का साथ नहीं छोड़ा। जैसे कई लोगों ने मुझसे कहा कि जुवेनाइल को आपने 3-4 महीने का तो फर्क था, तो आप उसको दिखा देती हैं एज अ सीनियर एज एन अडल्ट। और मुझे बहुत सोचने पर भी ये लगा, और मेरी एक ऑफिसर थी प्रतिभा, उन्होंने भी मतलब मेरे से डिस्कशन किया, तो हम यही से निष्कर्ष पे पहुंचे कि अगर हम यहाँ झूठ बोल देंगे ना, तो हमने जितना और सच दिखाया है शायद वो आच्छादित हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सच को वही दिखाएं जो सच है। अगर वो जुवेनाइल था तो था, एंड देयर वाज नो दिस थिंग अबाउट इट। तो जो फैक्ट्स थे वही फैक्ट्स दिखाए हमने। पहली बार शायद आपने अपने कैरियर में देखा होगा, क्योंकि मैंने कभी इससे पहले नहीं देखा था, कि लोग बिना किसी लीडर के, क्योंकि ये केस ऐसा था कि बिना किसी लीडर के नई दिल्ली में चारों तरफ खड़े हुए थे। वाटर कैनन चल रही थी, लेकिन बावजूद इसकी ठंड में लोग हिलने को तैयार नहीं थे। राष्ट्रपति भवन जाने को तैयार थे और कानून बदलने की मांग कर रहे थे, और इसी के बाद से कानून में बदलाव भी हुआ। हालांकि अब तो आईपीसी भी बदल गई है, लेकिन जो कह सकते हैं कि एक बड़े सालों बाद जो है, जो पहला बदलाव हुआ वुमेन सिक्योरिटी को लेकर के, वो इसी केस की वजह से हुआ। और आपने 16-17 की रात को ये घटना हुई, 3 जनवरी को आपने चार्जशीट भी दाखिल कर दी। 18 दिन फर्स्ट चार्जशीट फाइल की थी। तो कितना प्रेशर था, और उसके बाद इसको प्रूव करना, क्योंकि आपने सितंबर तक तो सजा भी दिला दी थी। यस। लेकिन बावजूद मैं इसके कहूँगा कि 2013 में सजा दिला दी, लेकिन कहते हैं ना कि असल में जो सजा मिली, जो हुई, वो उसको आते आते 2020 हो गए थे। वो पीरियड कैसे था, मैं आपसे समझना चाहूँगा एज एन ऑफिसर, एज एन वुमेन ऑफिसर, इस केस के साथ जिस तरह से आप एसोसिएट रही हैं। 2020 तक आप एसोसिएट रही हैं, जब तक कि उनको फांसी की सज़ा नहीं हो गई। आप हर एक मोमेंट पे परिवार के साथ थी, ये सब जानना चाहूँगा। और उसके अलावा एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब लड़की की हालत ख़राब हो गई थी, तो इसे सिंगापुर लेके गए थे, तो वो क्या था, मतलब क्या आपको उम्मीद थी कि लड़की बच जाएगी? So I'll just separate it in two parts. First is like about her health. So doctors ने decide किया कि एक छोटा सा portion of her digestive tract, her intestine had been taken out by these people while they were committing this crime. तो उसकी वजह से क्या था कि लड़की के लिए आगे सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल था, अनलेस कि उस पार्ट को हम रिपेयर कर पाते या हम उसको उसकी जो है ट्रांसप्लांट कर पाते। तो जब वो डिसीजन लिए गए, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि भाई विच इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गन का ट्रांसप्लांट बेस्ट हो सकता है। तो वो हॉस्पिटल चिन्हित किया गया, वो पता लगाया गया कि वो सिंगापुर में बेस्ट हॉस्पिटल है। तो गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया कि भाई हम वो एयर एम्बुलेंस करवा के हम भिजवा देते हैं। एंड वहाँ डॉक्टरों से बात करी गई, उन्होंने जब इसका केस देखा, एक्सेप्ट किया, और तभी हम उसको यहाँ से भेज पाए, उसको और उसकी फैमिली को। So the effort was obviously to help her survive, because अगर ये नहीं करते, तो अगर वो सर्वाइव कर भी जाती तो मैक्सिमम 2-3 महीने और रहते, क्योंकि जब आपका मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें से एक पोर्शन निकाल दिया है, तो आपका खाना जो खा रहे हैं आप, वो कैसे उसमें रहेगा। तो उसको ट्रांसप्लांट करने से ये एंटिसिपेशन था कि मे बी शी वुड लिव लॉन्गर। So that was the effort. So of course that was a decision based on doctors. This thing, both the doctors of Singapore Hospital and the one in Safdarjung, and it was all be consultations हुई थी. So this was their effort, but वो unfortunately it didn't work out in our favor, and the girl could not survive. That is a separate issue. The other part was कि we had pressure in the sense कि हाँ, हमने जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन किया था, और जो हमारी मूलभूत जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी, वो ठीक चल रही थी, और हमारा जो सारा कलेक्शन ऑफ एविडेंस और जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस था, वो हमारा ठीक था। तो हमारे को बोला गया कि भाई अगर हम ये चार्जशीट फाइल कर देते हैं 3 जनवरी तक, तो आप कम से कम द बॉल इज इन द कोर्ट एंड वी आर स्लाइटली फ्री। फिर हमें सिर्फ एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट, अगर कोई एफएसएल रिपोर्ट बाकी है तो वो फाइल करनी पड़ती, और या फिर वो जो
जो बाद में जैसे उसकी डेथ वहाँ हुई और वहाँ पे कोरोनर्स इंक्वायरी हुई जिसको पोस्टमार्टम की तरह से देखते हैं, तो उनकी जो स्टेटमेंट्स थी वो हमने एमलैट के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे करवाई उसमें। तो वो वाला पार्ट भी सेपरेट, यू नीड अ सेपरेट चार्जशीट एंड ऑल, तो वो सब बाद में हुआ। हाउएवर जो हमने 3 जनवरी को वो फाइल करी, हमको 30 दिसंबर से लेके 3 जनवरी तक मतलब सूरज नहीं देखा है हमने। हम सिर्फ कमरे में बैठे रहे और सिर्फ उसको किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, उसका ड्राफ्टिंग बेटर कर सकते हैं, यहाँ तक कि सीपी, जॉइंट सीपी सभी इन्वॉल्व थे उसमें, और हमने उसको फाइन ट्यून करा। और फिर बहुत अच्छे से जो हमारी तब तक की एफएसएल रिपोर्ट्स आ गई थी उनको वीव करके था। सो इट वाज अ 54 पेज चार्जशीट व्हिच वाज वेरी वेल ड्राफ्टेड एंड फाइल्ड ऑन 3rd पूरे of टाइम January। पीरियड में एक बार भी मन में नहीं आया कि इनका एनकाउंटर कर दे, क्योंकि एनकाउंटर बड़ा करना बड़ा आसान होता है और एक्यूज को अरेस्ट करके उसको आपको कोर्ट में गिल्टी साबित कराना सबसे डिफिकल्ट काम होता है। और जो So, प्रेशर जिस तरह से सड़कों पर था, तो एक बार भी मन में नहीं आया कि एक्चुअली जितनी बार इनको कोर्ट में पेश करने ले जाते थे या इनका मेडिकल कराने जाते थे, तो हमारे बाहर बहुत सारे विजिलांते ग्रुप्स खड़े होते थे जो कहते थे हमें दो और हम न्याय करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पुलिस वाले जो है वो बेचारे मतलब मोटिवेट नहीं होते थे। तो कई बार मुझे कॉल आता था, मैडम कर देते हैं, ख़त्म हो जाएगा काम। या फिर जब हम इनको ले जाते थे इंटेरोगेशन करने के बाद, तो हमें, क्योंकि हमारे आप लोग सब हमारे थाने के सामने खड़े होते थे, तो हमें पीछे की दीवार टाप के जाना पड़ता था। तो वो, या फिर साकेत में हम जजेस से रिक्वेस्ट करते थे कि आप अपने घर पे या किसी पीछे के चेम्बर में इनकी वो पेशी ले लें, क्योंकि आगे से तो इतने सारे विजिलांते ग्रुप खड़े होते थे। तो डेफिनेटली वो हम पे प्रेशर था। हमारे स्टाफ पे जो भावनाएं थी उनकी वो ये थी कि ख़त्म करते हैं इनका काम। लेकिन बार बार मुझे समझाना पड़ता था उनको। मेरे साथ राजेंद्र भी यही करते थे कि भाई देखो, वी हैव टू फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो एक तरीका होता है सीधा रास्ता और सही रास्ता, और जब तक पुलिस का काम जज बनना नहीं है, पुलिस का काम है जो गिल्टी होता है उसको न्याय की उसमें लेके जाना, वो हमने करना है एंड वो हमने सही तरीके से करना है। ये भी डर था कि भाई बहुत लंबा समय अगर लग गया तो हो सकता है हम पर ही मतलब कोई बात आ जाए, पर वो सब ध्यान में रखते हुए विजिलेंटे जस्टिस इज नेवर टू बी कंसिडर्ड। और मेरी को तो जो ट्रेनिंग दी गई है और जो मुझे मतलब मेरी जो सिद्धांत है, आई फील कि थोड़ा रास्ता लंबा हो सकता है, आपका जो पथ है थोड़ा कठिन हो सकता है, बट इट इज बेटर टू टेक द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्योंकि जल्दबाजी में आप कुछ कर देंगे और वो आपने कर दिया तो आप मतलब अधकचरा सा रह जाता है, वो आप फिर प्रूव नहीं कर पाएंगे, फिर आप गिल्टी हो जाएंगे, फिर आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी जो बात आपने कही थी जो पहले प्रश्न से रिलेटेड है कि पूरा समय, तो ये बात तो 2013 के जनवरी में हमने कर दी, सितंबर में उन्होंने वो भी कर दिया। तो उसने जो जर्नी थी बहुत लंबी थी। बताते हैं कि सर ऐसा नहीं था, ऐसा था, क्यों ये करा गया, क्यों ये करा गया। तो वो जो सारा हमारा काम था उसको सही पर्सपेक्टिव, अगर हम लॉयर को ब्रीफ नहीं करेंगे तो वो आगे हमारा पक्ष नहीं रख पाएंगे। तो वो चीज़, क्योंकि डिफेंस लॉयर का तो काम ही होता है कि वो नींबू निचोड़ दे और दूध तो फट ही लेगा। तो आपको एक बार भी नहीं लगा कि जिस केस को आप लीगल तरीके से लेकर के जा रही हैं कोर्ट तक, वहीं पे लीगल हर्डल्स आपके पास इतने आ रहे हैं? कई बार लगा जितना, और फिर जब कोर्ट ने एमिकस क्यूरी भी लगाए जिन्होंने हमारे ही केस के अगेंस्ट मतलब वो करना था, और वो दे वर वेरी एमिनेंट पीपल। तो एक बार को तो डर लगा, और ये भी लगा कि मुझे ये भी कहा गया कि हो सकता है कुछ लोग बरी हो जाएं, कुछ लोग को डेथ सेंटेंस हो जाए, पर सब नहीं होंगे। तो डर तो लगता ही है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एंड बट एज अ इन्वेस्टिगेटर मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि जो मेटिकुलसनेस से या जितनी मतलब शिद्दत से हम लोगों ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया है और जो हमने मेहनत करी है इसको हाई कोर्ट तक फाइट करी है, वो इतनी अच्छे से डिफेंड करी थी कि आगे भी जाके हमारे सारे जो दलीलें हैं वो छोटे मोटे गैप्स अगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट के मन में डाउट लाने का काम कर रहे थे तो वो हम कवर कर रहे थे बाय आवर प्रेजेंस इन द कोर्ट, एंड डेली ब्रीफिंग होती थी। तो वो भी जैसे आप कह रहे हैं कि कितने, तो सोचिए 17-18 जब तक तो वो केस चला है, वो आई वॉज अवेलेबल इन कोर्ट। फिर आई थिंक वो 17 मई में शायद वो डिसीजन लिया गया। फाइनली जो डेथ सेंटेंस हुआ वो तो 20 तक हुआ, बट जो जब तक वो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कह दिया, ठप्पा नहीं लगा दिया हमारे केस के ऊपर, और ये नहीं कहा कि भाई मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन और डेथ सेंटेंस भी अपहोल्ड कर ली, तो दैट वाज अ विनिंग पॉइंट फॉर अस कि हमें ये लगा कि भाई थैंक गॉड अब हम निर्भया की माँ की आँख में आँख डाल के कह सकते हैं कि मैडम
हमने जो आपसे इतने साल पहले कहा था उसको हमने कर दिखाया, पर वो बहुत मुश्किल होता है। मैं समझ सकती हूँ कि हर केस के लिए भी इट्स नॉट ईजी, बट ये जर्नी जो थी वो ऐसी थी कि बिकॉज वही आपने जो बात कही कि उसने आपसे कहा था कि छोड़ना मत, कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि ये छोड़ नहीं सकती मैं केस। थैंक यू वेरी मच मैम। खास तौर पे मैं कहूँगा कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस और आप एक सेफ स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए खास धन्यवाद। थैंक यू सो मच।